नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं वीना सिंह। पौनी पसारी योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा बनाए गए हाट बाजार का लाभ ट्रेडिशनल व्यवसायियों को नहीं मिल रहा है, लेकिन निगम के कुछ कर्मचारी सब्जी विक्रेताओं से अवैध वसूली करने में जुटे हुए हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं। पौनी पसारी योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा आकाशवाणी चौक स्थित लाखों रुपए खर्च कर ट्रेडिशनल व्यवसायियों के लिए हाट बाजार का निर्माण कराया गया है। इस हाट बाजार के उद्घाटन में निगम के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मेयर अजय तिर्की की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम से व्यवसायियों को जगह आवंटित की गई थी, लेकिन जिस गति से पौनी पसारी योजना की अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में शुरुआत की गई, उसी गति से यह योजना फ्लॉप साबित हो गई। इस योजना के तहत आकाशवाणी चौक स्थित बनाए गए हाट बाजार में एक भी ट्रेडिशनल व्यवसायी दुकान लगाते नजर नहीं आता है, जबकि हाट बाजार के बाहर सड़क किनारे सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते दिखाई देते हैं। वहीं उन सब्जी विक्रेताओं से निगम के कर्मचारियों द्वारा 10-10 रुपए वसूल किया जाता है, जबकि सब्जी विक्रेताओं को निगम कर्मचारी रसीद तक नहीं देते हैं और अवैध वसूली कर अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां एक निगम कर्मचारी सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं से 10-10 रुपए वसूली करता कैमरे में कैद हुआ है। सब्जी का व्यापार कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहे हैं? नवापारा में कर रहा हूँ। तो रोड किनारे? रोड किनारे तो लगा हुआ है, ये है भैया। तो अभी किसको पैसा दे रहे थे? निगम वाले को। काहे के लिए? दुकान लगाते हैं तो। और रसीद देते हैं कि नहीं? रसीद तो नहीं दिए। तो मांगे नहीं आप? मांगे, लेकिन कहे कि नहीं है। तो कितने दिनों से इधर दुकान लगा रहे हैं आप? हो गया 3-4 रोज। तो अंदर में काहे नहीं लगाते हैं दुकान आप? अंदर में बिकवे नहीं करता सर। वो पैसा मांगता है डेली, उन लोगों का रहता है 10 रुपया अच्छा, पर डे लेते हैं। तो अभी आपसे क्यों नहीं लिया? हम लोग बोले कि भैया थोड़ा देर में ले लीजिए, वही उतना नहीं बेचे हैं, मम्मी खाना खाने गई ना, तो इसीलिए। आप कहाँ पे दुकान लगाते हैं आप? हम लोग यहीं पर लगाते हैं हमेशा। रोड किनारे? यहाँ भी लगाते हैं और आगे में भी लगाते हैं। तो रोड किनारे कहाँ लगाते हैं? अंदर में तो बना है दुकान लगाने के लिए। भैया अंदर में नहीं बेचाता है, हम लोग जाके देख चुके हैं। हाँ हाँ। दिन भर में 15 से 20 रुपए से ज़्यादा हम लोग का बेचे भी नहीं करता है, इसीलिए। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम को तोड़कर पैसा चोरी करने का प्रयास किया है। वहीं एटीएम प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अंबिकापुर शहर में आए दिन एटीएम को तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा पैसा चोरी करने के प्रयास का मामला सामने आते रहता है। इसी कड़ी में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने शहर के एक और एटीएम को तोड़कर रकम चोरी करने का प्रयास किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी चौक स्थित एसबीआई एटीएम का है, जहां अज्ञात चोरों ने एटीएम को तोड़कर पैसा चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने मंसूबों में नाकाम साबित हुए। वहीं एटीएम प्रबंधन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि इस दौरान अज्ञात आरोपी पैसा तो चोरी नहीं कर सके, लेकिन एटीएम को बुरी तरह क्षति पहुंचाई है। आज सुबह सुबह हमारे पुलिस टीम को पता चली कि गुदरी चौक के पास एटीएम में किसी असामाजिक तत्व द्वारा पत्थर वगैरह से तोड़फोड़ कर दिया गया है। उस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास की सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, अभी कहीं नहीं दिखा है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में वन अधिकार पट्टे का लाभ कई पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। हितग्राहियों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पात्र हितग्राही वन अधिकार पट्टे से वंचित रह जा रहे हैं। वहीं इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से की है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने उनके निवास तपस्या पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री को वन अधिकार पट्टे के संबंध में ज्ञापन सौंपा है और पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा से पात्र हितग्राहियों का अनुमोदन किए जाने के बावजूद पंचायत सचिव के द्वारा वन अधिकार पट्टे को अपात्र घोषित कर
निरस्त कर दिया जाता है, जिस वजह से पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे वंचित रह जा रहे हैं। ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री से मांग की है कि पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का लाभ दिया जाए। यहाँ पे जो वन अधिकार में जो सत्यापन सरकार कर रही है, जो पिछले सरकार ने जो के समय काफ़ी व्यक्तिगत वन अधिकार की दावा निरस्त किया गया था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार भी उसकी फिर से जांच कर रही है कि कोई ऐसा कोई पात्र व्यक्ति का छूट न जाए, मतलब बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है, आपका जो जांच हो रही है, उसमें यही पाया जा रहा है कि पूर्व में जो अपात्र किए गए थे उसी की तरफ फिर से अपात्र किए जा रहे हैं। उसके मुख्य कारण ये है कि जो व्यक्ति ग्राम सभा में पास हो रहा है उसको भी सचिवों के द्वारा निरस्त कर दिया जा रहा है बाद में, और यहाँ तक कि कहते हैं कि नोटिस करने के लिए एक व्यवस्था है, 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन जो है वो बैक डेट पे उनको नोटिस दिया जा रहा है, तो वो अगला व्यक्ति भी जा नहीं पाएगा। तो इस तरह की बहुत समस्याएं हैं जिसको हम यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं उनके संज्ञान में लाना चाहते थे। इसमें मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे वनाधिकार पत्र, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र के सिलसिले में कहीं न कहीं जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे चूक हो रही है। ये शिकायतें मिल रही हैं कि सचिव और कहीं फॉरेस्ट गार्ड ये दबाव बना के और ये दस्तखत करा ले रहे हैं वन अधिकार समिति के सदस्यों से कि ये पट्टा रिजेक्ट हुआ। पहले भी ऐसा होता था, ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरा कि ऐसे कुछ कर्मचारी अपने से लिख के दे रहे हैं कि रिजेक्ट, उनको रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट वन अधिकार समिति के माध्यम से आगे जाने का है और जिला स्तर की जो समिति है वो रिजेक्ट कर सकती है। जिला स्तर की समिति और ग्राम समिति जो है, इसके बीच की कड़ी एसडीओ लेवल की कमेटी है जिसमें अपील होती है। तो वो एसडीओ लेवल की समिति भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वो अपना प्रतिवेदन भेजेगी जिला लेवल की कमेटी को और जिला लेवल कमेटी फिर उसको रिजेक्ट करती है। तो ये जो कार्रवाई कुछ लोग बीच में ही कर दे रहे हैं, जो उनका अधिकार नहीं है। ग्राम सभा भी रिजेक्ट नहीं कर सकती, ग्राम सभा अपना प्रतिवेदन आगे भेज सकती है। एसडीएम समिति जो है वो अपील को सुनेगी और उसका जो मामला है अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो जिला लेवल कमेटी को भेजेगी और जिला लेवल कमेटी को ये अधिकार है कि उसको रिजेक्ट करना, ये जो आपका आवेदन है ये निरस्त किया जाता है। तो पहले ही जो कार्रवाई कर दी जा रही है ये कानून के, वनाधिकार कानून के खिलाफ है। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने खेल अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। साथ ही स्टेडियम में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इस विषय पर भी चर्चा हुई। खेल के क्षेत्र में सरगुजा जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। खेलो इंडिया के तहत 4.5 करोड़ रुपए का एक इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हुआ है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जाना है। स्टेडियम के निर्माण कार्य के संबंध में जिला पंचायत कार्यालय में शनिवार को एक बैठक का आयोजन हुआ। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने खेल अधिकारियों की बैठक लेकर स्टेडियम के क्रियान्वयन पर चर्चा की है। इस बैठक में स्टेडियम का निर्माण किस जगह पर किया जाना है और इसका स्वरूप कैसा होगा, साथ ही दोनों इंडोर स्टेडियम में सुविधाएं कैसी उपलब्ध कराई जाएं, इस संबंध में चर्चा की गई। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव का कहना है कि जल्द ही जगह का चयन कर लिया जाएगा और आने वाले 2 सालों में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। आज यहाँ खेल विभाग के अधिकारियों के साथ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे थे और ज़िले में जो खेल को लेके नए 2 प्रोजेक्ट आए हैं उनको कैसे क्रियान्वयन करना है। एक तो 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हुआ है खेलो इंडिया से, उसको लेके उसकी प्लानिंग को लेके बात हुआ और साथ ही एक 40 करोड़ का नेशनल लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए इंडोर स्टेडियम सैंक्शन हुआ है। उसके लिए जगह चयनित करना और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है उसको लेकर चर्चा किया गया। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जैसे ही जगह चयनित होती है काम चालू हो जाएगा और मेरे को लगता है कि काम चालू होते ही 1-2 साल के अंदर ये स्टेडियम शहर के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तो अपने सरगुजा ज़िले में एक स्टेडियम स्वीकृत हुआ है जिसका कि बजट प्रावधान भी है, प्रशासकीय स्वीकृति भी है, 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम। तो उसको बनाए जाने और उसको प्रारंभ करने के लिए चर्चा हुई है।
दूसरा बजट में एक प्रावधान आया है जिसमें कि एक मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम बनाना है, जिसके लिए बजट में 47 करोड़ रुपए की कुल सैद्धांतिक सहमति के साथ 11 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान हुआ है। तो उसके लिए कल ज़मीन देखने जाएंगे और पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी थे, जिसमें कि उनका ड्राइंग डिज़ाइन बना करके इसी वर्ष उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी होगी। इसके साथ साथ सरगुजा में सिंथेटिक सरफेस का फुटबॉल मैदान बनाने का भी प्रस्ताव खेलो इंडिया के लिए भेजा गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। उसका भी एक मास्टर प्लान और ड्राइंग कल उस ज़मीन को देख करके डिसाइड किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर के जनपद सीईओ सूरज गुप्ता इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। एक तरफ जहां जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने सीईओ पर फर्जी तरीके से एक एनजीओ को चेक जारी करने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं अब जनपद कार्यालय के कर्मचारियों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीतापुर जनपद पंचायत के सीईओ सूरज गुप्ता पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है, जिसकी शिकायत जनपद पंचायत अध्यक्ष शांति देवी व उपाध्यक्ष शैलेश सिंह ने कलेक्टर से की है और सीईओ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग जनप्रतिनिधियों ने की है। दरअसल जनपद सीईओ पर आरोप है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग ने 18 लाख रुपए की राशि जनपद पंचायत सीतापुर को स्वीकृत की थी। इस राशि के तहत 109 आदिवासी हितग्राहियों को लाभ मिलना था। वहीं इन हितग्राहियों का चयन कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाना था, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए वे अपने पद का दुरुपयोग कर जनपद सीईओ ने विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बैक डेट पर 10 लाख रुपए का चेक जारी कर एक एनजीओ को स्वीकृत कर दिया। वहीं इस मामले में एक तरफ जहां जनप्रतिनिधियों ने सीईओ सूरज गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, तो दूसरी ओर इसी मामले में कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों ने अपने ही अधिकारी सूरज गुप्ता पर 10 लाख रुपए के चेक को पास कराने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, सीईओ पर यह भी आरोप है कि जिस महिला कर्मचारी पर उन्होंने बैक डेट पर चेक काटने के लिए दबाव बनाया था, उस महिला कर्मचारी के मना करने पर उसे दूसरे विभाग में सीईओ ने स्थानांतरित कर दिया। वहीं इस मामले में सीईओ सूरज का कहना है कि निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया था, लेकिन सभी नियमों के अनुरूप कार्य किया गया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। और ये नरवा घुरवा के संबंध में जो कोटेशन मंगाया जाना था वो नहीं मंगाया गया था, है ना। कोटेशन भी नहीं मंगाया गया। सामान्य समिति का जो रजिस्टर होता है, जैसे बाबा पूछे थे तो मैं बताई थी, और वो चीज़ें नहीं मंगाया गया था, तो लीगल तरीके से नहीं हुआ था, है ना। और फिर पैसा आया हुआ है उसका 18 लाख का, जिसमें अपना फर्स्ट किस्त है 10,80,000, है ना। और वो चेक काटने के लिए भाई कहा जा रहा था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि ये लीगल नहीं है तो मैं चेक नहीं काटूंगी, ऐसे में साहब से बोली। अब तो साहब बोले कि प्रभार फिर हटना चाहिए, तो मैं अपना प्रभार हटाने के लिए 2/12/2020 को साहब के पास लेटर लिख के दी। और उसके बाद भी चेक काटने का बात तो आ ही रहा था, लेकिन मैं बोली लीगल नहीं है तो मैं चेक नहीं काटूंगी। और फिर मैं 5/12/2020 को
आपका जीतू भैया जितेंद्र कुमार गुप्ता सहायक ग्रेड 2 हैं, ललिता दास मानिकपुरी सहायक ग्रेड 2, और मुन्नी बरुआ सहायक ग्रेड 3, शिव कुमार यादव जो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ बैठते हैं वो, और प्रेम कुमार प्यून हैं, और हमारे रामू भैया हैं जो यहाँ पदस्थ हैं सहायक शिक्षक। तो इनकी जानकारी में मैं जाके साहब को लगभग 11:30-12 बजे मैं नरवा घरवा से संबंधित समस्त नस्ती को साहब को दे दी। कब का डेट का चेक भैया 5/12 को, जैसे बाबा भैया हम लोग को फ़ोन करके, रामू भैया को फ़ोन करके बताया कि नहीं चेक तो कट गया है, तो हमारे हाथों से तो नहीं कटा है और हमारे कार्यालय के व्यक्ति जहाँ तक कोई भी नहीं काटा है। साहब बोले थे कि बाई डेट पे मतलब नंबर दो ऐसे करके। कौन सा सीओ साहब क्या बोले? बाई डेट पे नंबर दीजिए बोले। किस लिए? उसको तो नहीं बताया सर। नहीं बताया। तो क्या एंट्री हुई है बैंक डेट में? उसमें नरवा गुरुआ वाला बैंक डेट कब हुआ एंट्री? एंट्री 27 तारीख को शायद। 27 नवंबर। हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या कितने का चेक काटा गया है, क्या जानकारी मिली है? चेक के बारे में नहीं बता पाऊंगी सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। वो शाखा प्रभारी है ना मैडम, सुषमा मैडम, वो बता पाएगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने क्या लिख के दिया है अभी जब शपथ पत्र में दिया है? तो उसमें जो हम लोग को जो कहना था सर, उसी को हम लोग बताएं। क्या कहना है आप लोग का, जो प्रक्रिया हुई है उसके बारे में? उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं मालूम। जो जावक पंजी में लिखने के लिए बोले थे, बस उसी को बताए। मेरा कहना है कि अध्यक्ष महोदया के रिटेन आदेश पर ही उसका राशि भुगतान किया गया है और नियमानुसार उसका नियम का पालन करते हुए आदेश दिया गया है। कार्य नहीं, वो सब जानकारी कृषि विकास SDO जी दिए हैं और उसको जिला में भेजा गया है। उसके अनुमोदन के पश्चात जो है फिर से सूची अनुमोदन होने के बाद ही दिया गया है और निविदा भी उसका बनाया गया है। इसमें कार्यालय में ही चिपकाया गया था निविदा आमंत्रण का उसका ज्ञापन, इसके संबंध में जो है जो इच्छुक आपका स्वयंसेवी संस्था होंगे। ITDP योजना के अंतर्गत उसमें कुछ अलॉटमेंट दिया गया है और इस संबंध में सीतापुर जनपद से कुछ लोगों ने उसको शिकायत किया है कि नियम विरुद्ध उन्होंने कुछ बिंदु उठाए हैं, तो उसके जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे जांच में सारे तथ्य आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, उसमें यदि कोई अनियमितता हुई है और कुछ विधि विरुद्ध काम हुआ है तो उसमें तो जो दोषी होंगे और जिन्होंने गलत काम किया हो तो किसी भी स्तर पर यदि कार्रवाई है तो उसमें निश्चय ही एक्शन लिया जाएगा। शिकायत नहीं होना चाहिए। जांच और कार्रवाई का आधार जांच में पाए गए तत्व होना चाहिए। अगर हैं तत्व तो कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत सचिव संघ एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर सरगुजा जिले में भी पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनके हड़ताल पर चले जाने से पंचायत संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पंचायत सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों का जिस तरह प्रदेश की सरकार ने नियमितीकरण कर उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया है, उसी तरह 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों का भी नियमितीकरण किया जाए। पंचायत सचिव संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वे हड़ताल से वापस अपने कार्य पर नहीं लौटेंगे। हम लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज दिनांक 26/12/2020 से हम लोग आरंभ किए हैं और हमारा एक ही प्रमुख मांग है कि 2 वर्ष का परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात हम लोगों को नियमितीकरण करते हुए शासकीयकरण किया जाए। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। आज हम 2 वर्ष मतलब कि पूर्ण हो जाने के बाद शासकीय कर्मचारी घोषित करने का वो मांग कर रहे हैं। जो बाकी कर्मचारियों को सुविधा मिलता है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा मतलब कि अनेक कार्य करते हैं जैसे अन्य कर्मचारियों को मिलता है वो सब हमारे को वो सुविधा नहीं मिल। बलरामपुर जिले में भी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब पंचायत सचिव संघ भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। जिले में शनिवार से सभी पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए पंचायत सचिव संघ अड़ा हुआ है। आज हम जनपद पंचायत राजपुर के सभी सचिव साथी छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर एक सूत्रीय मांग को लेकर आज दिनांक 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल काम बंद कलम बंद कर रहे हैं।
निश्चित रूप से हम शासन स्तर तक अपनी मांग को रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक सूत्रीय मांग है 2 वर्ष की सेवावधि पश्चात पूर्ण रूप से शासकीकरण किया जाना। बलरामपुर जिले में सड़े और फटे बारदाने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। किसान और समिति प्रबंधकों को खराब बारदाने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले के राजपुर धान खरीदी केंद्र में बारदानों का खेप पहुंच तो रहा है, बावजूद इसके किसानों और धान समिति प्रबंधकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दरअसल जिन बारदानों की सप्लाई राजपुर खरीदी केंद्र में की जा रही है, उनमें से ज्यादातर बारदाने फटे और सड़े हुए हैं, जिस वजह से किसान फटे हुए बारदाने का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं समिति प्रबंधक का कहना है फटे हुए बारदाने की कीमत लगभग 56 रुपए है। जब वे खराब बारदानों को वापस करने मंडी जाते हैं तो उसे वापस भी नहीं लिया जाता है, जिस वजह से समिति प्रबंधन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बारदानों की आपूर्ति की जा रही है। राइस मिल और सोसाइटी से बारदानों की भरपाई हो जाएगी। बारदाना जो 25 नग का रहता है उसमें भी कम बेसी रहता है और किसानों को दिक्कत होती है, और जो बारदाना मिलता है वो भी फटा रहता है। किसानों को दिक्कत हो रही है, बार बार समिति प्रबंधक को बताना पड़ता है। बोरे की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। जी सर, वो नया बोरा लिए तो उसमें से फटा हुआ है, इसलिए बोरा चेंज करना है। तो वहाँ पर बैठे हुए नहीं है कुछ साहब लोग, तो इसमें नए बारदाना गठान खोल रहे हैं, तो किसानों को उसको बांट रहे हैं, तो उसको वापस करते हैं। 5 बोरा 10 बोरा हर किसान वापस कर रहा है कि फटा है, बोरा फटा है, बोरा फटा है। और बोरा पूरी तरह पानी में भीगा हुआ बोरा है और बोरा फटा वो लोग किसान लाके वापस कर रहे हैं। बाद में इसका शासन हमसे भरपाई करवाएगा। इस बोरे का 56 रुपये एक बोरे का रेट है। हर गठान में करीब 20 बोरा 30 बोरा फटा निकल रहा है। सड़ा हुआ बोरा है, पूरा पानी में भीगा हुआ बोरा है। धान खरीदने में बहुत परेशानी हो रहा है। एक तो पुराना बोरा जो सोसाइटी वाले मिलर दे रहे हैं वो भी फटा है पूरा, और ये नया गठान है, इस नया में भी फटा हुआ बोरा निकल रहा है। ये बिल्कुल आपके द्वारा संज्ञान में बात लाया गया है, लेकिन हम लोग प्रतिदिन समितियों का निरीक्षण कर रहे हैं और राजपुर में कल के डेट में हमारे यहाँ बचत बारदाना जो था वो 15,000 से ऊपर था। तो उसमें ज़रूर कुछ फटे टूटे बारदाने आए हैं, तो उससे कोई ज़्यादा हमारी खरीदी प्रभावित नहीं हुई है। और नया बारदाना का भी खेप हम लोगों के पास आ चुका है। आज धंधापुर समिति में हम लोग गए थे तो हमें नया बारदाना पहुँचा है ट्रक से। तो ये सब नया बारदाना शासन भेज रही है, उसके आधार पर भी खरीदारी होगा। और ये कल के डेट में ही हमारा 4,000 बारदाना पीडीएस बारदाना जो था वो कल 4,000 के आसपास पहुंचा है। राइस मिलर्स मित्तल राइस मिल से यहाँ देने के लिए अधिकृत है। कल राइस मिलर्स भी अपना बारदाना 1,000 पहुँचाया है और आज भी पहुँचाया है। तो ये सब हम लोग व्यवस्था में इसके लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हम उस समस्या पर काबू में हैं, पा चुके हैं। नहीं, फटे वाले बारदानों को हम छांट देंगे ना, उसमें उस फटे बारदानों से हमको क्या लेना देना है। अगर उस तरह के बारदाने फटे हैं और आ गए हैं तो उसको हम छांट के निकाल दें। जो सही बारदाने हैं उससे हम खरीदारी करेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात 2 पक्षों में सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर जमकर विवाद हुआ और मारपीट भी हुई। दरअसल नवागढ़ स्थित नजरुल की जमीन पर एक पक्ष के द्वारा सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी जमीन पर एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जी, आज बीते रात की घटना है। वहाँ घसिया समाज के 2 पक्ष लोग हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुए हैं। उसमें विवेचना के दौरान ये पता चला हुआ है कि एक चौक के पास जहाँ पे वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से गणेश जी की स्थापना करते हैं और होलिका दहन का कार्यक्रम वहाँ पे संपन्न करते हैं। वहाँ पे सार्वजनिक ज़मीन है, नजूल की ज़मीन है। वहाँ जिस आदमी ने मारपीट किया वहाँ पर को घेरना चाहता था और जिसने मार खाया उसको घेरने से मना करता था। इसी बात को लेकर उसमें आपस में मनमुटाव था। तो बीते कल घटना दिनांक के समय जिसने मारपीट किया वो अपने घर के पास उसको धोखे से बुला लिया और बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद वो घर से फरार हो गया है। इसमें बलवा कायम किए हैं, जिसमें धारा 294, 506, 323, 147 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई किया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।